गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आज हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सीबीएसई एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका जरूर आता है। बहुत ध्यान से समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड के साथ आप रिएक्ट करते हो किसी न्यूक्लियोफाइल को। यहाँ पे अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को OH नेगेटिव आयन, तो आपकी रिएक्शन क्या होती है? OH नेगेटिव आयन सब्स्टिट्यूट हैलाइड आयंस फ्रॉम इट्स पोजीशन, खुद इसको सब्स्टिट्यूट करके लग जाता है। वन न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस अनदर न्यूक्लियोफाइल। X नेगेटिव लिविंग ग्रुप, ये क्या होता है बेटा? लिविंग ग्रुप। और जो ग्रुप आ रहा है उसको हम बोलते हैं इनकमिंग ग्रुप। अब ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये टू वेज से हो सकती है। ये टू वेज जो है ये नाम लिखे हुए मैंने। एक वे होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म SN2, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। एक आपका वे होता है इस रिएक्शन को कराने के लिए मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक वन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब आप देखिए ये R पार्ट क्या है? एल्काइल पार्ट। अब ये R पार्ट जो है इसके नेचर के बेस पे कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी है। एल्काइल हैलाइड आपका किस नेचर का है? टू बेस होते हैं मैकेनिज्म को कराने के इस रिएक्शन के, SN2 और SN1 मैकेनिज्म। तो हम स्टार्ट करते हैं विद SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म से बेटा। तो आप हेडिंग डालिए SN2 मैकेनिज्म। कुछ पॉइंट्स नोट कीजिए आप इसके। SN2 मैकेनिज्म इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म और कंसर्टेड मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म किसके लिए अच्छा होता है? गुड फॉर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। या ध्यान रखना, गुड फॉर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म में जाना प्रेफर करते हैं। इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग रिएक्शन कैसे होती है आप देखिए। अगर आपका हाइड्रोजन कंपाउंड है प्राइमरी और उस पर आपको अटैक करना है किसी न्यूक्लियोफाइल का, SN2 मैकेनिज्म होता है बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन एल्काइल हैलाइड। SN2 में क्या होता है? बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जिस ग्रुप को लगाना है, जिस ग्रुप को हटाना है, उससे बैक साइड से कार्बन पे अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये बैक साइड से इस कार्बन पे अटैक करेगा और उसी टाइम पे एक ही स्टेप में क्लोराइड आयन अपनी साइड को लीव करेगा। तो आप देखिए इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 3 हाइड्रोजन जो है प्लेनर है। जो नया बॉन्ड बन रहा है जो OH नेगेटिव आयन, उस बॉन्ड को दिखाएंगे डॉटेड से, वो भी बनना शुरू हुआ है। और जो लिविंग ग्रुप है ये अपने बॉन्ड के साथ निकलना शुरू हुआ है। तो ये भी स्लाइटली नेगेटिव और ये भी क्या है? स्लाइटली नेगेटिव। तो बीच में एक स्टेट बनेगी जिसको हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट, अनस्टेबल स्टेट। और फाइनली क्या होगा? क्लोराइड आयन जो है अपनी साइड को छोड़ देगा और OH नेगेटिव आयन इसकी पोजीशन पे लग जाएगा। OH नेगेटिव आयन लग जाएगा। अगर हम इस तरह से बना, या आप सिंपल आप इसको ऐसे भी बना सकते हो CH3। जिस साइड पे आपका लिविंग ग्रुप था उससे अपोजिट साइड पे ये लगेगा। तो क्योंकि बैक साइड से अटैक किया, इसमें मैं दोबारा बता रही हूं, देखिए सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। इसमें दोनों ही एल्काइल हैलाइड भी और न्यूक्लियोफाइल एक ही स्टेप में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जिस भी न्यूक्लियोफाइल को इस पे अटैक करना है वो बैक साइड से आएगा थ्रू कार्बन साइड,
इस पे अटैक करेगा और हैलाइड आयंस बाहर हो जाएगा। इनकमिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप एक ही स्टेप में आपके बॉन्ड्स को, लिविंग ग्रुप आपका डिसोशिएट करेगा बॉन्ड को और इनकमिंग ग्रुप जो है वो फॉर्म करेगा। बीच में भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, अनस्टेबल होगी, इमीडिएटली प्रोडक्ट बनाएगी और क्लोराइड आयन लीव हो जाएगा। तो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन एल्काइल हैलाइड, बिल्कुल सिंपल है। देखिए अब इसका मतलब क्या है, टू मींस इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो 2 है, ऑर्डर 2 है। ऑर्डर के लिए हम इस रिएक्शन में रेट लिखेंगे, रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट स्पीड ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज OH नेगेटिव आयन। एक ही स्टेप है तो यही रिएक्शन का स्लो स्टेप है और आपको पता है स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट जो होगा वो दोनों से इफेक्ट होगा। रेट डिपेंड्स ऑन बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो ऑर्डर क्या हो गया इस रिएक्शन का, 2। तभी हमने इसको कहा है बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, कंसर्टेड मैकेनिज्म occurs by a backside attack of nucleophile on alkyl halide as rate of reaction depends on both the concentration of alkyl halide and nucleophile. So the order is bimolecular reaction, order 2 होगा, mechanism जो होगा वो bimolecular होगा। और रिएक्टिविटी अगर हम लिखें, रिएक्टिविटी तो प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी। ये आपका SN2 रिएक्शन में जाने के लिए एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड प्रेफर करते हैं SN2 मैकेनिज्म एज कंपेयर टू सेकेंडरी, और अगर सेकेंडरी और टर्शियरी में कंपैरिजन हो तो सेकेंडरी SN2 मोर प्रेफर करते हैं देन टर्शियरी। इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो जितनी आपकी ये वाली साइड लेस बल्कि होगी उतनी जल्दी इसका अटैक होगा। तो जिस कार्बन पे अटैक होना है वो साइड जो है लेस हिंडर्ड होनी चाहिए, बल्कि कम होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए सराउंडिंग से, ताकि जल्दी से न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक कर दे। जैसे आप इसकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की स्ट्रक्चर से समझिए। आपके पास एक एल्काइल हैलाइड है, एक आपके पास सेकेंडरी है और एक आपके पास टर्शियरी। अब आपका पास क्वेश्चन है कि SN2 मैकेनिज्म का ऑर्डर लिखिए। आप देखिए SN2 मैकेनिज्म में बैक साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का उस कार्बन पे जिसके पास हैलोजन है। तो अटैक के लिए कार्बन ये वाला है, अटैक वाला कार्बन ये जिसपे आपका OH नेगेटिव आयन को अटैक करना है। अब आप देखिए ये OH नेगेटिव आयन यहाँ पे ये प्राइमरी है, सिर्फ ये मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन है, तो साइड फ्री है, सिर्फ एक साइड से मिथाइल ग्रुप है। सेकेंडरी में OH नेगेटिव आयन यहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, और आपको पता है ईच कार्बन इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इज सराउंडेड विद 4 अदर एटम्स, तो ये थोड़ा सा बल्कि होगी साइड। और इसमें आप देखिए ये इतनी ज्यादा बल्कि है कि OH नेगेटिव आयन जो है बैक साइड अटैक नहीं कर सकता। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 में जो रहेगा आपको ध्यान रखना है बेटा, प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी फॉर SN2 मैकेनिज्म। जैसे अगर आपको मैं क्वेश्चन लिखूं, आपको बताना है व्हिच विल अंडरगो SN2 फास्टर, तो आप चेक करेंगे इसकी टाइप प्राइमरी और सेकेंडरी। जिस कार्बन के पास क्लोरीन है वो प्राइमरी है, यहाँ पे जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है वो सेकेंडरी है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी प्राइमरी SN2 में फास्ट आता है, तो आपका ऑर्डर आंसर ये रहेगा, ये SN2 में फास्ट आएगा प्राइमरी। अगर आपके पास क्वेश्चन है एक क्लोरीन है और एक आयोडीन का केस है, व्हिच विल अंडरगो SN2 फास्टर, अब ये दोनों ही प्राइमरी है, तो हैलोजन का नेचर डिसाइड करेगा। आपको मैंने ऑर्डर लिखवाया था आयोडाइड आयन इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, तो जो जितनी जल्दी लीविंग ग्रुप
एक और टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो देखिए इस तरह से क्वेश्चन है। एक आपके पास ये वाला ग्रुप है, एक आपके पास ये ग्रुप है। अब आपसे पूछे विच विल अंडरगो SN2 फास्टर, तो अब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको पता है, प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। अब आप इन्हें कैटेगराइज करेंगे तो बोथ आर प्राइमरी। अब देखिए जिस कार्बन के पास क्लोरीन है वो एक ही कार्बन से अटैच है, इसमें भी और इसमें भी, तो भी दोनों में से SN2 फास्ट पहुंच जाएगा। आप उससे नेक्स्ट कार्बन के पास देखिए कि बल्कि कम होना चाहिए, उससे लेस कार्बन, लेस हिंड्रेड होना चाहिए। इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन की ही ब्रांचिंग है, तो अटैक ऑफ OH नेगेटिव आयन इसके कंपेयर में डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसमें देखिए इस कार्बन पे अटैक होना, इससे नेक्स्ट कार्बन फ्री है, उससे नेक्स्ट पे ब्रांचिंग है, तो ये साइड थोड़ा ज्यादा फ्री है, तो इसमें SN2 का ऑर्डर आपका ये वाला रहेगा, ये फास्ट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीन ही केस रहेंगे आपके, या तो आपको इजीली पता लग जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, या फिर आपके दोनों प्राइमरी होंगे तो हैलोजन चेंज किया होगा, तो आयोडाइड ज्यादा SN2 फास्ट जाता है देन हैलोजन, अदर हैलोजेंस। और एक आपका केस ये होगा, अगर आपके दोनों ही प्राइमरी हैं तो आप एडजेसेंट कार्बन पे देखोगे कि ब्रांचिंग है या नहीं। इसमें बिल्कुल साथ में जो एडजेसेंट कार्बन है उसी की ब्रांचिंग है, और इसमें 1 कार्बन के गैप के बाद, तो इसके सराउंडिंग में थोड़ा फ्री स्पेस ज्यादा है, तो इसमें जल्दी अटैक होगा OH नेगेटिव आयन का, बैक साइड अटैक। तो SN2 मैकेनिज्म तो ये होता है, सभी को समझ आया? सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, कंसर्टेड मैकेनिज्म, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल occurs as rate of reaction depends on both the concentration of alkyl halide as well as nucleophile. So bimolecular mechanism, order क्या रहेगा इस रिएक्शन का? 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, SN1 मैकेनिज्म, 2 स्टेप मैकेनिज्म। Good for tertiary alkyl halide. टर्शियरी अल्काइल हैलाइड प्रेफर करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 के थ्रू। देखिए SN1 में क्या होता है, अब मैं आपको टर्शियरी का ही एग्जांपल लेके बता दूं। ये आपका अल्काइल हैलाइड है टर्शियरी, SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप मैकेनिज्म है। स्टेप 1 में क्या होगा, जो लिविंग ग्रुप है ये अपने बॉन्ड के साथ साइड को लीव कर देगा और आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट कार्बोकैटायन। ये रिएक्शन का रिवर्सिबल स्टेप है और स्लो स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें 1 बाय 1 होगा, जिसको लीव करना है पहले वो अपनी साइड को लीव करेगा और जिस ग्रुप को आना है फिर वो आएगा। इसमें 1 बाय 1 होता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म। SN2 में क्या होता है, एक साथ आने वाला ग्रुप बैक साइड से आ रहा है और वो लिविंग ग्रुप को पुश कर रहा है कि वो निकल जाए, एक साथ हो रहे हैं दोनों प्रोसेस। इसमें 1 बाय 1 है, पहले जिस ग्रुप को लीव करना है वो अपनी साइड को लीव कर देगा और क्या बना लेगा, कार्बोकैटायन। तो अब आप ये देखिए, अगर ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है तो रेट जो है सारे का सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड पे। न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं इसमें, तो ऑर्डर इस रिएक्शन का क्या हो गया, 1। तभी ये रिएक्शन कैसी है, यूनिमोलिकुलर। तो 1 यूनिमोलिकुलर के लिए एज ऑर्डर इज 1, 2 आपका बाइमोलिकुलर के लिए एज ऑर्डर इज 2। रिवर्सल स्टेप वाइज SN1 2 स्टेप मैकेनिज्म है और SN2 1 स्टेप मैकेनिज्म है। सेकंड स्टेप क्या होगा, अब ये साइड फ्री होगी, जिस साइड पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इनकमिंग ग्रुप, तो अब सामने से अटैक करेगा वो और इसके साथ ऐड हो जाएगा। अब जिस भी ग्रुप को लगना है वो उसी के फेस से आके सामने से इस पे ऐड हो जाएगा।
अनस्टेबल बनता है उस एल्काइल हैलाइड से, तो वो SN1 में जाना प्रेफर करता है। SN2 में आपको सिंपल देखना है बैक साइड, जितनी फ्री होगी उतनी जल्दी अटैक होगा। बट इसको आपको थोड़ा ध्यान से करना है, इसमें आपको देखना है कि किस एल्काइल हैलाइड से कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। जिससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो एल्काइल हैलाइड SN1 में फास्ट जाएगा देन अदर। तो इसमें आपके पास एक्सेप्शन भी है, कुछ एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है स्टिल दे अंडरगो SN1 फास्टर। इसका क्या रीजन रहेगा? प्राइमरी होने के बाद भी अगर वो SN1 में जा रहे हैं, इसका मतलब उनसे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है। और इसमें फैक्टर आएगा आपका बेटा रेजोनेंस, वो वाले एल्काइल हैलाइड आपके रेजोनेंस स्टेबलाइज होंगे। तो आप इसके एग्जांपल्स देखिए, कुछ समझ आ गया बेटा सभी को? टू स्टेप मैकेनिज्म, गुड फॉर टर्शरी, टू स्टेप मैकेनिज्म 1 by 1, फर्स्ट लिविंग ग्रुप लीव देयर साइड, slow step, rate determining step, depends only on the concentration of alkyl halide, so order is 1. or in second step nucleophile add on that side form alcohols जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। अब आप इसमें देखिए, आपके पास ये 2 कार्बोकेटाइन है, जैसे आप पहले कार्बोकेटाइन मत बनाए, आप एक प्रोडक्ट मैं बना देती हूँ CH2Cl, ये आपके पास, और एक आपके पास ये वाला एल्काइल हैलाइड है, और आपसे क्वेश्चन है बीच में अंडरगो SN1 फास्ट। अब आप इसमें कार्बोकेटाइन बनाएंगे पहले, उसके बाद आप स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे SN1 में जाने की। कार्बोकेटाइन आप कैसे बनाएंगे? क्लोराइड आयन विद बॉन्ड लीव कर जाएगा अपनी साइड को, तो यहां से कार्बोकेटाइन आपका बनेगा ये वाला, और इस साइड से ये। अब आप कार्बोकेटाइन देखेंगे तो ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी, बट ये कार्बोकेटाइन जो है आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये स्टेबल है रेजोनेंस से, और ये वाला आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल है इंडक्टिव इफेक्ट से। जब भी आप स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए 2 इफेक्ट्स पढ़ते हैं, रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव, हर बार आप ध्यान रखना। 2 आयन है, एक रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, एक इंडक्टिव इफेक्ट से, तो ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस वाला कंपाउंड होगा। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको स्टेबल कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को। यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। एलाइल ग्रुप, एलाइल कार्बोकेटाइन है बेटा, एलाइल ग्रुप। अगर ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है तो आप इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, ये एलाइल कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो इन दोनों में से अगर आपसे पूछते हैं SN1 पे फास्ट कौन जाएगा, तो आपका आंसर ये रहेगा बेटा, एलाइल कार्बोकेटाइन। देखो प्राइमरी है, स्टिल दे अंडरगो SN1 फास्टर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है सिर्फ एल्काइल ग्रुप के लिए। इन दोनों ग्रुप्स में आप ध्यान रखना स्पेशल, एक एलाइल और एक और ग्रुप है आपका बेंजाइल। बेंजाइल आप देखिए ये वाला ग्रुप, अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन है CH2Cl, और एक ये, और आपसे पूछे विच विल अंडरगो SN1 फास्टर, SN1 में मैं फिर से बता रही हूँ आपको, कार्बोकेटाइन फॉर्म करना है पहले। आप इसमें कार्बोकेटाइन बनाएंगे, आपका कार्बोकेटाइन बनेगा ये, और इसका कार्बोकेटाइन बनेगा सिंपल ये फिनाइल कार्बोकेटाइन। आपको देख के ही पता लग रहा है ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, और ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। बेंजाइल कार्बोकेटाइन स्टिल स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब आप इसका नेचर देखिए, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड था, प्राइमरी टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड, और ये आपका है सेकेंडरी, जैसे कि मैंने पहले बनाया था CH2Cl, आपने ये लिखा है
और इसको लिखा था Cl। तो जिस कार्बन से क्लोरीन है वो एक कार्बन से अटैच है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। स्टिल SN1 फास्ट ये देगा, फास्टर इसमें जाएगा क्योंकि इससे जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस कैसे होगी आप इसमें देखिए, ये कार्बोकेटायन है, रिंग के ऊपर अगर कोई ग्रुप है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी उस ग्रुप को। डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस R है, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। इस वजह से जो बेंजाइल कार्बोकेटायन होता है और एलाइल कार्बोकेटायन है, ये ध्यान रखना है बेटा सभी बच्चों को, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है इनमें, बट स्टिल दे अंडरगो SN1 फास्टर देन सेकेंडरी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो इसके बेस पे आपको ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं, दोनों पे बेस्ड SN1 और SN2। SN2 में सिंपल प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी देन टर्शियरी, उसको आपने कुछ नहीं देखना, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बट SN1 में आपको थोड़ा ध्यान से करना है। SN1 में डिसाइड होगा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बेस पे, जिस अल्काइल हैलाइड से स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वो SN1 में फास्ट जाएगा, चाहे वो प्राइमरी भी क्यों ना हो, जैसे आपका एलाइल और बेंजाइल का केस था। तो अब इन दोनों से रिलेटेड, इन दोनों ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि इन दोनों कंपाउंड्स में से विच विल अंडरगो SN1 फास्टर। देखिए सभी में ये बताना है आपको SN1, इसमें आपको SN2 बताना है। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, दोनों कंपाउंड्स को ध्यान से देखिए। SN1 का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपका क्या है बेटा, SN1 प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी देन टर्शियरी, और SN2 ये SN2 का है। SN1 का ऑर्डर है टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ठीक है, अब आप इसको कैटेगराइज कीजिए। ये कार्बन जिसके साथ हैलोजन है, 2 कार्बन से अटैच है तो ये सेकेंडरी, और ये कार्बन जो है फर्दर 3 से अटैच है तो ये टर्शियरी। SN1 टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, तो इसमें आपका आंसर रहेगा फर्स्ट, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड SN1। अब आप ये देखो सेकंड वाले में SN1 बताना है, सेम उसी तरह से ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका फर्स्ट, सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर रिएक्टिव, मोर फास्ट टुवर्ड्स SN1। इसमें आप चेक कीजिए SN1 कार्बोकेटायन स्टेबल किसमें बनेगा। देखो फर्स्ट जो ये कंपाउंड है आपका CH3 क्लोरीन, एक कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, 3 मिथाइल ग्रुप, ये कैसा है आपका टर्शियरी। सेकंड आप देखिए C6H5 C फर्दर CH3 क्लोरीन, यहाँ पे बेटा एक कार्बन और आएगा आपके पास CCl। अब एक रिंग फर्दर 1 कार्बन के थ्रू ब्रांचिंग विद मिथाइल, तो ये भी आपका कैसा है टर्शियरी। अब दोनों ही टर्शियरी और आपको बताना है विच विल अंडरगो SN1 फास्टर, तो दोनों से जिसका ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वो जो है वो SN1 में फास्ट जाएगा। अब आप देखिए इससे कार्बोकेटायन बनाते हैं तो आपका ये वाला कार्बोकेटायन, और यहाँ से बनता है आपका ये। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, ये स्टेबल है ड्यू टू इंडक्टिव बाय 3 अल्काइल ग्रुप्स, ये स्टेबल है 2 ग्रुप से इंडक्टिव से और 1 थ्रू रेजोनेंस। तो इसमें एक रिंग आ रही है, इसमें कौन सा इफेक्ट आ गया, रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये SN1 फास्ट जाएगा देन दिस ग्रुप। समझ आ गई सभी को, रिंग लगने से कौन सा इफेक्ट आ गया, रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये इस रिंग से जो रेजोनेंस से स्टेबल है और इन दोनों से इंडक्टिव से, तो ये वाला ग्रुप जो है ये ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये वाला आया, तो ये जल्दी जाएगा SN1 में। नेक्स्ट अब आप देखिए आपके पास ये 2 कंपाउंड है CHCl 2 मिथाइल, और ये आपका कंपाउंड है CH
Cl2 रिंग है। अब दोनों ही कैसे है बेटा, सेकेंडरी। और आपको पूछा SN2 में फास्ट कौन जाएगा? SN2 में प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी। बट ये दोनों ही सेकेंडरी है, तो आप देखोगे किस कार्बन की साइड पे बल्कीनेस कम है, भीड़ कम है, फ्री साइड कौन सी है? अब आप देखो इस कार्बन पे अटैक होना है न्यूक्लियोफाइल का, यहाँ पे दो रिंग अटैच है और यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप के कंपेयर में रिंग का साइज बड़ा है, तो ये साइड बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है बाय 2 रिंग एज कंपेयर टू दिस। तो इसमें साइड जो है अटैक के लिए फ्री नहीं है, कार्बन की सराउंडिंग जो है वो ज्यादा बल्की हो गई है। ये वाला जो है ये SN2 में फास्ट है, क्योंकि इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा फिर भी जो इसकी अटैक के लिए स्पेस है यहाँ पे मिल जाएगा न्यूक्लियोफाइल को, बट यहाँ पे थोड़ा कम मिलेगा एज कंपेयर टू दिस। तो आपको इस तरह से थोड़ा ध्यान से देखना है SN1 और SN2। अगर सेम क्वेश्चन आपको SN1 में पूछे, ये क्वेश्चन SN1 के लिए कौन फास्ट जाएगा, तो ये दोनों ही सेकेंडरी है, ये स्टेबल है रेजोनेंस फैक्टर से और ये स्टेबल है इंडक्टिव से। तो रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होता है आयन, तो SN1 में भी SN1 में आपका ये फास्ट आएगा, बट SN2 में आपका ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप कि सभी को समझ आया होगा अच्छे से SN1 और SN2 मैकेनिज्म। सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। SN1 में हम सिर्फ देखेंगे वो साइड जिस पे कार्बन को अटैक करना है कि वो लेस इंटर्ड होनी चाहिए, और SN1 में हम देखेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। देखिए इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, इन दोनों मैकेनिज्म की स्टीरियोकेमिस्ट्री समझने से पहले हमें ये टर्म पता होनी चाहिए ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप समझिए, देखिए जो आपकी ऑर्डिनरी लाइट होती है, ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेट इन ऑल प्लेन्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट। आप इस लाइट को एक स्पेशल प्रिज्म में से पास कराएं, निकोल प्रिज्म। तो ये लाइट जो होती है इसका प्लेन वाइब्रेट करता है ओनली वन प्लेन। तो ये लाइट कैसे बन जाती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब आपको जिस मॉलिक्यूल को चेक करना है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, आप इस लाइट को उसके अंदर से पास कराएंगे, उस सैंपल को लेंगे ग्लास ट्यूब में और ये लाइट उसके अंदर से पास कराएंगे। यहाँ पे अपना लिया है सैंपल मॉलिक्यूल जिसको आपको चेक करना है नेचर। जब ये लाइट इसके पास, इसके अंदर से पास होगी, अगर ये लाइट रोटेट हो जाती है आइदर टुवर्ड लेफ्ट या राइट, तो हम उस सब्सटेंस को कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। देखो दो सब्सटेंस व्हिच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। सबसे पहली टर्म है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड्स व्हिच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और जितने एंगल से लाइट रोटेट होगी वो होगा एंगल ऑफ रोटेशन। तो अब दो तरह के सब्सटेंस हो गए बेटा, ये एक जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराए लेफ्ट में, और एक सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराए राइट में। जो मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट कराते हैं राइट में, उनको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस। क्या कहते हैं बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस। सिंबल उनके लिए पॉजिटिव भी लिखते हैं, प्लस का साइन। और डी, स्मॉल डी, जो सब्सटेंस लाइट को रोटेट कराएंगे टुवर्ड लेफ्ट वो होते हैं लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस। माइनस साइन से भी डिनोट करते हैं हम, और एल, स्मॉल एल। तो कोई भी जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा वो टू टाइप्स हो सकता है, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऑप्टिकल एक्टिव की पहचान क्या है, देखो अगर हमें ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को सिर्फ देख के पता लगाना है
सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी की, कि हम उसको देख के ही बता सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। इनएक्टिव किनको कहेंगे? जो रोटेट नहीं कराएंगे। अब उसकी कंडीशन देखिए, उस सब्सटेंस में क्या ऐसी पहचान है ऑप्टिकल एक्टिविटी की, वो देखिए। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, अगर सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो सबसे पहली कंडीशन उसमें होनी चाहिए डिसिमेट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिमेट्री। उस मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर सिमेट्री होगी तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। सबसे पहली पहचान है डिसिमेट्री। अब जो सिमेट्री हम सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो इस चैप्टर के लिए यूज होगी। वैसे आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होती है, बट आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है। जैसे अगर मैं सिंपल आपको अल्फाबेट से बताऊं, अल्फाबेट ए, इसमें सिमेट्री है, ये प्लेन इसको 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट करेगा। अगर इसमें सिमेट्री है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब आप लो अल्फाबेट पी, इसमें कोई ऐसा प्लेन नहीं है जो इसको 2 इक्वल हाफ में कट करे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर इसमें सिमेट्री नहीं है तो ये डिसिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इस तरह से आप बता सकते हो। अल्फाबेट एम, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आपके मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। सिमेट्री नहीं होगी तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मींस डिसिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री। अब हम कंपाउंड पे एप्लीकेबल करते हैं ये बात सिमेट्री की। तो सबसे पहली कंडीशन होगी सिमेट्री। जैसे अगर आपके पास ये कंपाउंड है, सिंपल मैंने लिखा है, कोई एल्केन लिखा है। अब इसमें सिमेट्री है, देखो इस प्लेन से ये 2 इक्वल हाफ में कट हो रहा है और इस प्लेन से भी ये 2 इक्वल हाफ में कट हो रहा है। इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे ये लिख देती हूँ अब, और यहाँ पे आपको कोई और ग्रुप लगा देते हैं और यहाँ पे आपका ग्रुप चेंज कर देते हैं, तो अब इसमें सिमेट्री नहीं है। अब इसमें सिमेट्री नहीं है तो ये कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो जिस मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होती वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सबसे पहली कंडीशन तो ये। नेक्स्ट देखिए सेकंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं? डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, डिसिमेट्री होनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट है नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अपनी मिरर इमेज पे वो इम्पोज नहीं होना चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए अपनी मिरर इमेज से। जैसे आप लो अल्फाबेट ए, अगर आप इसको मिरर में देखोगे, ये मिरर के लिए मैंने लगाया तो ये ऐसे होगा, तो ये अपनी मिरर इमेज पे इम्पोज हो रहा है। आपकी कंडीशन रहेगी ऑप्टिकल एक्टिविटी की कि वो अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए। तो ये अपनी मिरर इमेज पे इम्पोज हो रहा है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर आप लेते हो अल्फाबेट पी, इसकी मिरर इमेज कैसी होगी? ऐसी। तो ये अगर आप इसके ऊपर रखोगे तो डिफरेंट आएगा, तो ये अपनी मिरर इमेज पे इम्पोज नहीं हो रहा, तो ये है नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो ये आपका कंपाउंड होगा ऑप्टिकल एक्टिव। और जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा वो रोटेट कराएगा लाइट को 2 डायरेक्शन में, राइट और लेफ्ट। तो इसी तरह से जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है उनकी 2 फॉर्म होती है, एक वो खुद, एक उसकी मिरर इमेज। अगर ये फर्स्ट इमेज लाइट को रोटेट करा रही है लेफ्ट में, तो सेकंड इमेज लाइट को रोटेट कराएगी राइट में। तो 2 फॉर्म हो गई इनकी, एक खुद ये और एक उसकी मिरर इमेज, एक लिवो और एक डेक्स्ट्रो। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की 2 आइसोमर्स होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो रोटेट कराए प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। और उनकी पहचान क्या करनी है? सबसे पहले आप चेक करो उसमें सिमेट्री। अगर सिमेट्री नहीं है तो
प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन। कायरल कार्बन क्या होता है? कार्बन अटैच विद 4 डिफरेंट कार्बन, कार्बन अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स। जो कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है वो कार्बन कायरल कार्बन होता है। अगर वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है तो उस सेंटर के पॉइंट पे सिमेट्री नहीं होगी और वो मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पॉसिबल ही होगा और वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। जैसे आपके पास ये कंपाउंड है, आपको कायरल कार्बन बताना है इसमें कौन सा है। आपको वो कार्बन इसमें छांटना है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, तो वो आपका कायरल कार्बन होगा। अब आप देखिए ये कार्बन 3 हाइड्रोजन है इसके पास, तो 3 सेम ग्रुप है तो ये नहीं हो सकता। इस पॉइंट को देखिए, इस कार्बन को, ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल और क्लोरीन। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये जो सेंटर है ये कार्बन सेंटर है, ये कायरल पॉइंट है, ये कायरल सेंटर है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसकी मिरर इमेज देखें, अब आप देखो इसमें सिमेट्री भी नहीं है और ये अपनी मिरर इमेज पे भी मैच नहीं करेगा। अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो क्लोरीन जो है इधर आएगा लेफ्ट साइड और यहाँ क्लोरीन राइट साइड है, तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बुक में भी है। अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कोई भी मॉलिक्यूल CH3, CH2, CH, और अब आपको इसमें कायरल सेंटर बताना है कौन है या हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट, तो आप देखिए सिर्फ इसमें एक ही कायरल कार्बन है, ये वाला जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, H, मिथाइल, क्लोरीन और इथाइल। अगर सपोज मैं यहाँ पर आपके पास यहाँ पे कोई और ग्रुप भी लगा देती हूँ C3H7, अब आपको इसमें बताना है कि कितने कायरल सेंटर है, तो इसमें 2 कायरल सेंटर है, ये भी है। अब ये वाला कार्बन भी 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, 1 CH3, सेकंड H, थर्ड ये पार्ट C3H7 चेन और फोर्थ आपका ये पूरा पार्ट, तो इसमें 2 कायरल सेंटर हो गए। तो जिस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो हमें अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़नी है तो हम ऑप्टिकल एक्टिव से पढ़ेंगे। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा वो ही रोटेट कराएगा लाइट को और वो ही अपनी मिरर इमेज पे मैच नहीं करेगा, उसी के 2 आइसोमर्स बनेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के 2 हमारे पास बनते हैं फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, पॉजिटिव और नेगेटिव। These two forms of an optical active compounds are known as enantiomers. Enantiomers, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 आइसोमर्स, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक लीवो रोटेटरी, देखो बोथ है सेम फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, बस डिफरेंस क्या है, एक लाइट को रोटेट कराएगा राइट में और एक लेफ्ट में, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। बोथ हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ऐसे उन्हें कहेंगे एनेंशियोमर्स। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स की टाइप है। 2 कंपाउंड आप बनाते हो, देखो एक को खुद एक उसकी मिरर इमेज, दोनों का फॉर्मूला सेम है बट रोटेशन अलग है, तो ये आपके कहलाते हैं एनेंशियोमर्स। अब इन्हीं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में हम इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और अगर वो SN1 मैकेनिज्म में जाएगा तो होती है रेसिमाइजेशन। तो ये कुछ न्यू टॉपिक्स हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू स्टीरियोकेमिस्ट्री। तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिए और बुक से